कभी आपने सोचा है कि मच्छर पानी के ऊपर तैरता रहता है, तालाबों में, नालियों में, नालों में। कभी आप देखते होंगे कि अगर उस पानी के ऊपर हम कोई वस्तु डालते हैं तो डूब जाती है, लेकिन छोटे छोटे ये कीट पतंगे, मच्छर, ये आसानी से तैरते रहते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? और मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग इसका कारण भी जानते हैं। इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से वो तैरते हैं। दूसरी चीज कि पानी पतला होता है लेकिन शहद गाढ़ा होता है। ये पतलापन और गाढ़ापन ये जो तरल में होता है, ये किस वजह से होता है? इसे श्यानता या विस्कोसिटी कहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनको हम कंप्लीट करेंगे। आज के हम इस लेक्चर में सरफेस टेंशन, इसके पीछे क्या रीजन होते हैं, और इसके अलावा कैपिलरिटी जिसे हम बोलते हैं केशनली या केशिकत्व, और श्यानता, इन 3 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो आपको 5 से 7 क्वेश्चन के आंसर एमसीक्यू टाइप के दे सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव यानी पृष्ठ पर आने वाला तनाव। किसके पृष्ठ पर ये तनाव आएगा? तो ये जो पृष्ठ तनाव है ये तरल यानी जो लिक्विड पदार्थ रहते हैं उन पर। एक कॉमन सा इसका सीधी सी एक परिभाषा बनती है, सीधे से हम इसको बता सकते हैं कि तरल पदार्थ जो रहते हैं वो अपने जो बाहरी क्षेत्रफल है यानी जो उनकी सरफेस है उसको मिनिमम करना चाहते हैं, यानी उसको मिनिमम करने की जो उसके अंदर टेंडेंसी होती है, इसी को हम सरफेस टेंशन के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, और इस प्रवृत्ति के कारण क्या होता है, उसकी जो सरफेस है एक तनाव की स्थिति में यानी एक प्रकार से मेम्ब्रान या झिल्ली के रूप में बनी रहती है। बस इसी को हम सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं, और यही हमें याद रखना है। और इसके बाद इसका जो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो आप नीचे देख सकते हैं। ठीक, तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव एक प्रकार से एक फोर्स है, बल है, जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर उसके परपेंडिकुलर काम करता है। तो ठीक, अब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा ये वाला पॉइंट जिसमें इसका मात्रक यानी यूनिट पूछ सकते हैं। तो SI मात्रक इसका न्यूटन पर मीटर होता है। अब इसके अलावा दूसरा जो मात्रक है वो है जूल पर स्क्वायर मीटर हो सकता है। फिर हमें याद रखना पड़ता है कि सरफेस टेंशन किसी भी द्रव का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं यानी तापमान में यदि वृद्धि करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन जो है, पृष्ठ तनाव है, वो कम हो जाता है। ठीक, ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो सरफेस टेंशन इज अ फिनोमेना इन विच द सरफेस ऑफ अ लिक्विड वेयर द लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद गैस एक्ट्स लाइक अ थिन इलास्टिक शीट। जब ये हवा के संपर्क में कोई तरल या द्रव आता है तो एक पतली सी प्लास्टिक की झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। बस इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। This term is typically used only when the liquid surface is in contact with gas। ठीक, और यहाँ आप देख सकते हैं एक इस वाले डायग्राम में कि ये मॉस्किटो पानी की सतह के ऊपर आसानी से बैठा हुआ है। दूसरी तरफ आप यहाँ पर देखते हैं कि जैसे वाटर ड्रॉपलेट है, पानी की बूंदें हैं, इसको हम गिराते हैं तो ये गोलाकार शेप में आ जाती है यानी स्फेरिकल राउंड शेप ले लेती हैं। तो इसका रीजन सिर्फ है सरफेस टेंशन। अब इसके आगे हम चलते हैं कि सरफेस टेंशन जो है ये होता क्यों। तो यहाँ पर 2 प्रकार के फोर्स हम समझेंगे। एक को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल, और दूसरा होता है एडिसिव फोर्स, आसंजक बल। पहले हम ससंजक बल समझ लें। ये बहुत ही सिंपल फोर्स है कि जब कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ, जैसे पानी एक पदार्थ है, ठीक है, ऑयल एक पदार्थ है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक, आकर्षण बल लगता है। एक ही पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है यानी एक प्रकार का फोर्स एक्टिव हो जाता है, बस उसी फोर्स को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स या ससंजक बल। H2O और H2O दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं वो फोर्स हो गया कोहेसिव फोर्स। ठीक, ये जो फोर्स है ये सबसे ज़्यादा सॉलिड में,
उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैसियस फेज में रहता है। ठीक है, सॉलिड में इतना ज़्यादा रहता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपने पास खींच के रखता है। ठीक है, तभी तो वो सॉलिड फेज में आ पाते हैं। जैसे कि आप समझना कि पत्थर का एक टुकड़ा लेते हैं, पत्थर एक पदार्थ है, तो उस पदार्थ के कण दूसरे कण को आपस में बहुत टाइट पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। इसका मतलब उनमें मूवमेंट खत्म हो जाता है। लिक्विड में भी ये फोर्स काम करता है, लेकिन सॉलिड की तुलना में इसकी वैल्यू कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, और गैसियस फेज में ये वैल्यू और भी कम हो जाती है। तो एक प्रकार से कोहेसिव फोर्स यहाँ पर ये समझ लेना है आपको। दूसरी तरफ जो दूसरा फोर्स काम करेगा उसको बोलते हैं एडिसिव फोर्स। ये क्या होता है, जब अलग अलग प्रकार के हम दो या दो से अधिक पदार्थ ले लें, जैसे पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता था वो कोहेसिव हो गया। लेकिन पानी को अगर आप तेल में डाल देते हैं, दोनों को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल और ऑयल के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसको हम बोलेंगे एडिसिव फोर्स। यानी सिमिलर सब्सटेंस के बीच लगता है वो कोहेसिव था, और डिफरेंट सब्सटेंस के बीच लगता है तो उसे बोलते हैं एडिसिव फोर्स। ठीक, अब इसको ऐसे समझो कि यदि दो अलग अलग मैटर लिए और उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो उनके आपस में लगने वाले मॉलिक्यूल की तुलना में स्ट्रॉन्ग है, तब क्या होगा, वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे से चिपक जाएगी। जैसे समझना, एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि बॉल पॉइंट पेन या कोई भी पेन ले लेते हैं जिसमें स्याही भरी हुई है, तो स्याही के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स काम करता है वो होता है कोहेसिव फोर्स। ठीक, अब उस पेन से आप पेपर पर लिखते हैं तो वो स्याही पेपर पर चिपक जाती है। उसका कारण क्या हुआ कि स्याही के मॉलिक्यूल और पेपर के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है, जो फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। किसकी तुलना में, स्याही और स्याही के मॉलिक्यूल की तुलना में, इसलिए स्याही पेपर पर चिपक जाती है। तो एडिसिव आप समझते हैं ना, कोई भी गम या कुछ भी लेते हैं तो उनको एडिसिव ही बोलते हैं, चिपकने वाले जो पदार्थ है उन्हें एडिसिव। तो एडिसिव फोर्स जब स्ट्रांग होता है तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक, और जब कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होता है तो वो एक दूसरे से नहीं चिपकते हैं। कांच के गिलास में पानी भरो और उसके बाद गिलास को खाली कर दो, तब भी आप देखेंगे कि पानी थोड़ा बहुत उस कांच के गिलास से चिपका हुआ रह गया। तो क्यों चिपका, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल और गिलास के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी यहाँ एडिसिव फोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ कांच में यदि आप मर्क्यूरी पारे को भर देते हो और फिर उसे खाली करते हो तो मर्क्यूरी पूरी तरीके से कांच को छोड़ देता है, यानी वो नहीं चिपकता है। तो ये क्यों नहीं चिपका था, मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के बीच लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज कंपेयर टू मर्क्यूरी और कांच के मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से समझ लो कि सरफेस टेंशन क्यों होता है। सरफेस टेंशन का कारण है वहाँ पर कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जब हम किसी प्रकार से उस कोहेसिव फोर्स को तोड़ देते हैं तो फिर पृष्ठ तनाव की घटना समाप्त हो जाती है। ये इसके बेस में जुड़ा हुआ है। अब इससे जुड़े हुए कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं सरफेस टेंशन से संबंधित, कि एक पतली सी सुई या आलपिन, उसको आप पानी पे आसानी से तैरा सकते हैं। कैसे तैरा सकते हैं, ऐसे आप डिप करेंगे पानी में तो डूब जाती है। पहले एक छोटा सा कोई पेपर ले लो, उस पेपर के ऊपर उस सुई को रख दो और पानी के सरफेस पर छोड़ दो। थोड़ी देर बाद पेपर गीला होने के बाद पानी में डूब जाएगा, लेकिन सुई आसानी से ऊपर तैरती रहेगी। तो इसके कारण सरफेस टेंशन, क्योंकि प्लास्टिक की एक पतली सी झिल्ली बन गई, मेम्ब्रेन बन गई, और जिस पर वो आसानी से टिकी हुई है। जैसे कि मच्छर मॉस्किटो रहते हैं, उसी प्रकार से ये भी होता है। ठीक, दूसरी बात आती है कि कपड़े साफ करने के लिए हम साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग क्यों करते हैं। तो ये किस प्रकार से फंक्शन करते हैं कि जो गंदगी है कपड़ों के रेशों में, फाइबर में अंदर तक पहुंची हुई है, वहाँ तक पानी के मॉलिक्यूल नहीं पहुँच सकते, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है। और साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से
पानी का जो सरफेस टेंशन है वो बहुत कम हो जाता है, और जिससे पानी के जो मॉलिक्यूल हैं अंदर रेसे तक जा पाते हैं और कपड़े को बड़ी आसानी से क्लियर कर देते हैं। ये भी इसी का एक उदाहरण आता है। ठीक, इसके अलावा कि आपने देखा होगा कि साबुन का अगर घोल बनाते हैं तो उसमें जो बबल्स बनते हैं वो काफ़ी बड़े बनते हैं। तो इसका कारण भी सरफेस टेंशन का कम हो जाना। कोई भी खाना जो गर्म होता है आप खाते हैं तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ठंडे खाने की तुलना में। ठीक, तो उसका रीजन है कि तापमान बढ़ाने पर सरफेस टेंशन उस पदार्थ का कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन कम हो जाने का मतलब है कि वो ज़्यादा एरिया तक फैलेगा। तो जब आप कोई भी जैसे गर्म सूप पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। रीज़न है कि वो आपके टंग पर बहुत बड़े भाग तक फैल जाता है। तो जो हमारे टेस्ट करने वाली जो स्वाद संवेदनाएं जो रहती हैं वो ज़्यादा एरिया तक कवर कर पाती हैं। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो सरफेस टेंशन के कारण पूछे जा सकते हैं। मैं समझता हूँ ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले फिनोमेना को समझते हैं जिसे कैपिलरिटी के नाम से जानते हैं। केश नली जिसे कैपिलर ट्यूब कहते हैं, और इससे संबंधित जो फिनोमेना है, घटना है, उसे हम कैपिलरिटी के नाम से जानते हैं, केशिकत्व कहते हैं। तो यहाँ पर इसको समझते हैं, बहुत आसान है ये भी, और इससे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले तो कैपिलर ट्यूब क्या होती है, तो एक बहुत पतली कांच की बनी हुई नली होती है जो दोनों ओर से खुली होती है। जैसे आप टेस्ट ट्यूब देखते हैं, परख नली फिर भी मोटी होती है और एक तरफ से पैक यानी बंद होती है, लेकिन जो कैपिलर ट्यूब होती है ये बहुत पतली रहेगी और दोनों ओर से ये खुली हुई रहती है। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो नली दिखाई गई है ये इसी टाइप से। अब जब इस प्रकार की नली को हम किसी लिक्विड में, किसी भी तरल पदार्थ में अगर डुबोते हैं तो वो जो लिक्विड है इस नली में धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे इधर एक ट्यूब बनाई गई है, इसको पानी में डुबो दिया, पानी का जो लेवल था वो यहाँ तक था, लेकिन आप देखोगे इस ट्यूब में ये ऊपर तक चढ़ गया। ठीक है, तो ऊपर तक चढ़ना, बस इसी घटना, इसी एक प्रयोग को या इस घटना को क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं केशिकत्व या कैपिलरिटी। ठीक, तो एक ऊंचाई तक चढ़ना उस द्रव का, इस गुण को हम कैपिलरिटी कहते हैं। अब कोई भी लिक्विड उस ट्यूब में कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ेगा, यानी इसकी डेफिनेशन तो ऐसे की जाती है कि केश नली में, कैपिलर ट्यूब में किसी द्रव का ऊपर या नीचे की ओर उतरना। तो ये डिपेंड करता है, एक तो वो लिक्विड क्या है उस पर, और दूसरा डिपेंड करता है कि उस कैपिलर ट्यूब की मोटाई कितनी है। यदि आप बहुत पतली नली लेते हैं, यानी कैपिलर ट्यूब की रेडियस है वो काफ़ी कम होती है, तो उसमें जो लिक्विड है वो काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ता है। जैसे इस पहले डायग्राम में आप देखो, ये वाली जो पहली ट्यूब है ये चौड़ी है, इसलिए इसमें जो पानी चढ़ा वो सिर्फ इतनी हाइट तक गया। और इसके पास वाली में देखोगे तो ये कैपिलर ट्यूब, इसकी रेडियस कम है यानी मोटाई कम है, तो इसमें पानी इतनी हाइट तक चढ़ जाता है। तो ये डिपेंड करता है किस पर, हाइट पर चढ़ना या ना चढ़ना, उसके रेडियस पर। ठीक, ये क्लियर हुआ। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम अगले डायग्राम में चलते हैं और वहाँ पर समझेंगे कि कैपिलर ट्यूब में ये पानी का ऊपर या नीचे चढ़ना, यानी लिक्विड का ऊपर या नीचे चढ़ने में कुछ अंतर आता है। आप देखेंगे कि यदि कैपिलर ट्यूब को हम पानी में डिप करते हैं तो पतली ट्यूब है तो ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ा, मोटी ट्यूब है तो कम ऊंचाई तक चढ़ा। लेकिन ये जो ऊपर चढ़ा हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे इस ट्यूब में पानी का जो लेवल है कुछ इस टाइप का है कि बीच में गड्ढा बना हुआ है, किनारे इसके उठे हुए हैं, यानी ये किनारे उठे हुए हैं और बीच में ये डिप इस टाइप से बना हुआ है। अगर हम इस कैपिलर ट्यूब को दूसरे किसी लिक्विड में डालते हैं, जैसे उदाहरण के लिए ये मर्क्यूरी पारे में डाला, ये ट्यूब है, यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें जो किनारे हैं वो नीचे धंसे हुए हैं और बीच वाला स्थान जो है वो ऊपर की ओर उठा हुआ है। ठीक, तो यहाँ थोड़ा हमें बस समझना है कि कैपिलर ट्यूब जब किसी लिक्विड में डुबोई जाती है तो वो जो लिक्विड
यानी यहाँ आप याद करो पुराने जो फोर्स, एक कोहेसिव फोर्स था ससंजक बल और दूसरा था एडिसिव फोर्स जिसको क्या बोलते थे आसंजक बल। उसकी वजह से ये ऊपर वाला हिस्सा कैसा यानी बीच में ये डिप होगा या उभरा हुआ होगा, ये किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो द्रव यानी वो लिक्विड जो कांच को भिगोते हैं, भिगोने से मतलब है कांच से चिपक जाते हैं, जैसे पानी कांच में चिपक जाता है, ग्लास में आप पानी को भरते हो तो उसमें वो चिपका हुआ रह जाता है। और चिपकने का कारण क्या था, एडिसिव फोर्स का ज़्यादा मजबूत होना, यानी आसंजक बल का बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना। तो अब इसी से एक परिभाषा बन गई कि वे लिक्विड जो कांच से चिपक जाते हैं, चूंकि कैपिलर ट्यूब कांच की बनी होगी इसलिए उनमें क्या होता है कि जो लिक्विड यानी पानी है वो ऊपर तक यानी इनके किनारे उठे हुए रहते हैं और बीच वाला हिस्सा ये धंसा हुआ रहता है। ठीक है, इसी के उल्टे चलें यानी वे द्रव जो कांच से नहीं चिपकते हैं या कांच को गीला नहीं करते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें ये किनारे अंदर की ओर धंसे हुए रहते हैं और बीच वाला हिस्सा ऊपर की ओर। तो ये जो गुण था इसी को हम कैपिलरिटी या केशिकत्व के नाम से जानते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या होती हैं तो उनको हम देख लेते हैं। ब्लॉटिंग पेपर आपने देखा होगा कि जैसे स्याही फैल जाती है तो स्याही को जल्दी से जल्दी वहाँ पर ख़राब ना करे तो हम एक पेपर को रख देते हैं, वो जल्दी से उस स्याही को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो स्याही उसमें एब्जॉर्ब होती है तो इसका रीजन उसमें छोटी छोटी कैपिलर ट्यूब पाई जाती हैं ब्लॉटिंग पेपर में, है ना। आपने देखा होगा लालटेन जो केरोसिन से जलाई जाती थी, है ना, या वो बत्ती वाले स्टोव होते थे उनमें कपड़े की बनी हुई बत्तियां लगी रहती थी और उसमें देखते हैं कि वो केरोसिन ऊपर तक आ जाता है। तो क्यों आ जाता है, कैपिलर ट्यूब की वजह से। ठीक है, इसके साथ साथ पेड़ पौधे जड़ों से रूट से खींच करके क्या पानी को और उनके साथ घुले हुए जो भी पोषक तत्व हैं उनको ऊपर तने तक, पत्तियों तक, फूलों तक कैसे पहुंचा पाते हैं, तो वो भी कैपिलर ट्यूब के कारण। ठीक, इसके और हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं कैपिलर ट्यूब के कि किसान बारिश के बाद आप देखेंगे बारिश हो जाने के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देता है। क्यों कर देता है कि अब किसान फसल बोएगा, फसल को नमी चाहिए, चूंकि बारिश हो चुकी है तो मिट्टी या खेतों में क्या है नमी आ चुकी है, लेकिन वो मिट्टी के अंदर नेचुरली कैपिलर ट्यूब बन जाती हैं, केश नलियां बन जाती हैं, जिनकी वजह से अंदर का पानी जो है वो सतह पर आकर के भाप के रूप में यानी उसका वाष्पीकरण हो जाता है। तो ये वाष्पीकरण होता जाएगा तो फिर नमी कम हो जाएगी। इससे बचने के लिए किसान बारिश के बाद खेतों की जुताई कर देता है, तो वो जो केश नलियां बनी हुई थी नेचुरली वो टूट जाती हैं और जिससे नमी अंदर बनी रहती है। दूसरा एक और समझ सकते हैं कि यदि हम कैपिलर ट्यूब को किसी सैटेलाइट में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो क्या होगा, तो फिर ये होगा कि कैपिलर ट्यूब कितनी लंबी क्यों ना हो वो लिक्विड उसके दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कैपिलर ट्यूब से संबंधित हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी यदि नहीं आया है तो कमेंट में आप अपने क्वेश्चन करेंगे, हम उसको वहाँ पर रिप्लाई करेंगे।